प्रेशर वॉल्यूम लूप। प्रेशर वॉल्यूम लूप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। मतलब प्रेशर, कितने प्रेशर पर कितनी वॉल्यूम डिलीवर हो पा रही है। तो मोस्टली ये क्या रहता है, लंग्स की कंप्लाइंस को बताता है। मतलब कंप्लाइंस से पता लगेगा ना कि इतने प्रेशर पर इतनी ही जा रही है टाइडल वॉल्यूम। तो अगर लो कंप्लाइंट होगा तो कितना ज़्यादा प्रेशर देना पड़ेगा, कितनी कम टाइडल वॉल्यूम उसमें आ पाएगी। तो एक लाइन एक लिखी हुई है स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में, लिखी हुई है वेंटिलेटर मेजर्स एयरवे प्रेशर एंड एयरवे फ्लो। मतलब इसका मतलब समझ में है कि वेंटिलेटर जो होता है ना, वो वॉल्यूम नहीं कैलकुलेट करता, वो वॉल्यूम एयर फ्लो होता है और प्रेशर से ही मेजर करता है। तो इससे मीनिंग ये क्या जा रहा है कि अपने जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में स्केलर्स एंड लूप्स के बारे में डिस्कस किया था। तो स्केलर्स में अपने प्रेशर अगेंस्ट द टाइम, फ्लो अगेंस्ट द टाइम एंड वॉल्यूम अगेंस्ट द टाइम। तो ये कहना चाह रहा है कि जो प्रेशर और वॉल्यूम के प्रेशर और फ्लो का ग्राफ है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लूप्स में वॉल्यूम अगेंस्ट दी फ्लो होता है और वॉल्यूम अगेंस्ट दी प्रेशर। तो अपने को जो मोस्टली जिसके साथ प्रेशर और वॉल्यूम है और प्रेशर और फ्लो है, ये जैसे प्रेशर और फ्लो, इनके ग्राफ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है सबसे पहले। इसी में ज़्यादा चेंजेस आएंगे। वेंटिलेटर डायरेक्ट वॉल्यूम नहीं पता लगा पाता, फ्लो और एयरवे प्रेशर से ही पता लगेगा। तो ये बताना चाह रहा है कि वॉल्यूम इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्लो मेजरमेंट एंड प्रेशर एंड फ्लो ग्राफ्स प्रोवाइड ऑल इन्फॉर्मेशन बिटवीन पेशेंट एंड वेंटिलेटर। तो अपने को इस बारे में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर गौरव जोशी है, मैं एमडी एनेस्थीसिया हूँ। मैं एनेस्थीसिया, क्रिटिकल केयर, ईसीजी या जो मोस्ट कॉमन जो टॉपिक्स है रेजिडेंट्स या क्लिनिकल प्रैक्टिस में अपने इनकाउंटर होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करता हूँ बहुत ही सिंप्लिसिटी में। और ये सभी के काम में आता है, चाहे आप यूजी स्टूडेंट हो या पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, किसी भी स्ट्रीम में हो, एमबीबीएस करे हुए हो, कुछ भी हो, तो अपने डिस्कस करेंगे प्रेशर वॉल्यूम लूप। तो इसके बारे में आपको पता बेसिक जानने के लिए पहले आप मेरे कुछ प्रीवियस वीडियोस और शॉर्ट्स देख सकते हो, उसमें मैंने इनको अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। आज एक बहुत शॉर्ट में कोशिश करूंगा, एक बहुत ही ओवर सिंप्लीफाई करके, जिससे कि समझ में आ जाए। और आप ये ग्राफ जानने क्यों ज़रूरी है, जैसे किसी एमडी मेडिसिन को अगर ईसीजी नहीं आती तो बड़ा अजीब सा लगता है, उसी तरह अगर आप एनेस्थीसिया रेजिडेंट हो या क्रिटिकल केयर, आप आईसीयू भी देखते हो और आपको वेंटिलेटर के ग्राफ नहीं समझ में आते, तो बहुत ही हास्यास्पद सी स्थिति हो जाती है। ग्राफ क्या बताता है, पेशेंट और वेंटिलेटर की जो एसिंक्रोन होती है तो उनका क्या रिलेशन चल रहा है। पेशेंट अगर डिसिंक्रोनी हो रही है, हार्मोनी में नहीं है, तो आप ग्राफ से ही पता लगा पाओगे ना। तो उस बारे में अपने डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला ये ग्राफ ये क्या है कि आप ये वॉल्यूम वाई एक्सिस पर होगी और प्रेशर एक्स एक्सिस पर होगा। तो ये कहते हैं कि ग्राफ ऐसा है। अगर आपने देखा होगा कि ये ग्राफ ऐसा क्यों होता है, स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं होता। स्ट्रेट लाइन नहीं होने का क्या कारण है, स्ट्रेट लाइन नहीं होने का कारण है क्योंकि आप लंग्स में आप देखते हो तो लंग्स में कोई उसका प्रेशर होते हैं, लंग्स की सरफेस टेंशन होती है ना, सबके लंग अलग अलग तरह का प्रेशर और वॉल्यूम रहता है। इसकी वजह से ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन में नहीं होता ग्राफ। ठीक है, एक बेसिक बात इतनी है। मैं कुछ लिखूंगा नहीं, आप मेरे एक बात सुनते जाओ, उसके बाद में जितना आपको समझ में आप हाथ से लिख लेना। और आप एक बार आप जब समझ जाओगे मेरे डिस्कशन से, आप उसके बाद आपको एक टेक्स्ट बुक, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक आप पढ़ोगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। पहली बात तो ये, कोई क्वेश्चन पूछता है कि इसका वॉल्यूम और जो प्रेशर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं होता, तो इसका आपको आंसर पता लग गया। क्योंकि उसके अंदर सरफेस टेंशन होती है लंग्स के टिश्यूज़ में। एक वो वेंटिलेटर एक हवा फेंकता है आपके लंग्स में, तो लंग्स एक्सपैंड होते हैं और सब वो सरफेस टेंशन लगती है और वापस रिकॉयल होता है। जैसे बैलून भरोगे और करोगे तो एक लाइन में नहीं आ सकता, एक अलग अलग लाइन ही होगी। ठीक है, दूसरा ये नॉर्मल ग्राफ है एकदम, आप बिल्कुल आप देखते रहो। ये वॉल्यूम और प्रेशर का ग्राफ है। प्रेशर है एक्स एक्सिस पर है, वॉल्यूम वाई एक्सिस पर है। ठीक है, वाई एक्सिस पर है। तो इंस्पिरेशन में आपने दिया, आप इस पॉइंट को 0 मान सकते हो। अगर आप पीप दोगे तो ग्राफ थोड़ा आगे से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आप ये ग्राफ स्टार्ट होगा, ये मतलब जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये प्रेशर बढ़ेगा और एक लेवल पर आकर के जितने अपनों टाइडल वॉल्यूम, जितना प्रेशर आप सेट किया, दो तरह के आप सेट कर सकते हो। एक तो होता है वॉल्यूम कंट्रोल होगा या प्रेशर कंट्रोल मोड होगा। या तो आपने वॉल्यूम डिसाइड कर रखी है कि उसको 400 देनी है, या आपने प्रेशर डिसाइड कर रखा है कि उसको 20 से ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, उसके डिपेंड ये ग्राफ जाएगा। आगे भी इस बात को, ये ग्राफ यहाँ तक क्यों जा रहा है, क्योंकि या तो आपने प्रेशर सेट किया हुआ है या आपने टाइडल वॉल्यूम सेट करी हुई है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना। आपने कोई भी मोड हो सकता है वॉल्यूम और, लेकिन उसमें कुछ वॉल्यूम और प्रेशर मोड में ग्राफ का पिक्चर भी अलग होगी, लेकिन आपने प्रेशर और आपको एक चीज़ आप डिसाइड करोगे कि वॉल्यूम डिसाइड है कि प्रेशर डिसाइड है आपका। ठीक है, तो ये ऐसा ग्राफ, इंस्पिरेशन आपका एक्टिव प्रोसेस होगी, आपने जाएगा प्रेशर लगा, और एक्सपिरेशन इसकी पैसिव प्रोसेस है। ये नॉर्मल ग्राफ है। अपने और पढ़ते हैं। अगली बात आया, तीसरा ग्राफ आया कि ये जब नॉर्मल जो स्पॉन्टेनियस है, आप और हम जो नॉर्मल ले रहे हैं, उनका ग्राफ कैसे होगा। नॉर्मल आपको पता है कि एक्सपिरेशन पैसिव होता है और इंस्पिरेशन एक्टिव होता है। वेंटिलेटर में भी ऐसे ही है, लेकिन वेंटिलेटर में पॉजिटिव होता है। क्या होता है पॉजिटिव, सारी जो वेव फॉर्म है, क्योंकि वो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन है। तो इसके अंदर क्या रहा, इसके अंदर ये आपका ये 0 से ये नेगेटिव में जाएगा प्रेशर, 0
1, 5, 10 ये जो है नेगेटिव में जाएगा, तो नेगेटिव में इंस्पिरेशन ऐसे जाएगा, ठीक है, और ये वापस एक्सपिरेशन पॉजिटिव में 0 पर आएगा। सब आगे बात समझ में। अगर आपको इस तरह का कोई ग्राफ दिखता है तो ये मतलब इस प्रेशर और वॉल्यूम, ये रहा वॉल्यूम वाई एक्सिस पर है, नेगेटिव होने के कारण अपने नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर होता है तो अपने नेगेटिव में इंस्पिरेशन लेते हैं, तो ये है वॉल्यूम प्रेशर का ग्राफ है, पर ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब पेशेंट स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग है उसकी वजह से आ रहा है। अब एक पॉइंट जब आपको इतना पता लग गया तो अपने और अगले ग्राफ पर जाते हैं। ये वॉल्यूम प्रेशर ग्राफ के अलग अलग पार्ट्स जो हैं बुक्स में दे रखे हैं, इसमें बहुत सी लेंथी थ्योरी है, मैं उनको शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सेम ग्राफ है, इसमें मैं एक और पॉइंट बताना चाह रहा हूँ, हर एक ग्राफ के एक एक दो पॉइंट बता रहा हूँ। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आता है कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में, तो एट व्हाट टाइम, ये आपके हर जगह क्वेश्चन पूछते हैं किस जगह पर सबसे ज़्यादा टाइडल वॉल्यूम होगी। तो आज इस बात को, इस कंसेप्ट से आप समझ लो कि ये जो टाइडल वॉल्यूम स्टार्ट हो रही है, आपने जो भी सेट करे हुए कि डिफ्लेशन जब होगा ना, मतलब एक्सपिरेशन वाले पॉइंट में सबसे ज़्यादा होगी उसकी टाइडल वॉल्यूम। रीज़न क्या है इसका? रीज़न ये है कि आपने, क्योंकि जो आपने कोई भी गुब्बारा भरते हो ना, आप बैलून का एग्जाम्पल हो, फूंक मारते हो तो कितना प्रेशर लगता है। मान लो आपने टाइडल कुछ भी सेट करा, वो मान लो इस पॉइंट पर है, ये हाँ सेट किया हुआ है, ठीक है, और इसी पॉइंट पर जब ये आगे जाके बंद होकर के वापस आएगा, ये पॉइंट होगा, तो एट एनी पॉइंट जब डिफ्लेशन होगा ना, डिफ्लेट मतलब एक्सपिरेशन स्टार्ट होगा, ये बैलून का गुब्बारा जहाँ से एक्सपिरेशन निकल मतलब या बैलून से लंग से निकल रही होगी ना, उस समय टाइडल वॉल्यूम ज़्यादा होती है। क्योंकि जब प्रेशर आप देते हो तो एल्वुलाई क्लोज होती है ना, तो खोलने में ज़्यादा प्रेशर लगता है, उसमें टाइडल वॉल्यूम ज़्यादा नहीं होती। टाइडल वॉल्यूम एट एक्सपिरेशन के टाइम पे, वॉल्यूम एट इन्फ्लेशन में सेम प्रेशर में इतनी टाइडल वॉल्यूम है पेशेंट के, लेकिन सेम प्रेशर में डिफ्लेशन के टाइम में इतनी टाइडल वॉल्यूम उसमें ज़्यादा होती है। इस बात का ध्यान रखना, क्वेश्चन इतना ही आता है इस ग्राफ का। डिफ्लेशन में, इन्फ्लेशन में, चाहे कि उस सेम प्रेशर में अगर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन हो, मतलब इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन बात में मानते हैं, तो एक्सपिरेशन में टाइडल वॉल्यूम पेशेंट में ज़्यादा होती है। बस इस ग्राफ बताने का ये मतलब था। अब अपने और थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, एक एक प्रेशर जो होता है वो बता रहा है। ये 5th ग्राफ आपको बताएगा। ये क्या बता रहा है? वही एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम है, वाई एक्सिस पर वॉल्यूम है और एक्स एक्सिस पर प्रेशर है। अब ये क्या बता रहा है? ये आपका गया इंस्पिरेशन का ग्राफ, यहाँ से गया, ठीक है, इंस्पिरेशन का ग्राफ आपका गया और ये यहाँ पर पहुँच गया, पीक इंस्पिरेटरी प्रेशर। पीक इंस्पिरेटरी प्रेशर क्या होता है? जिसमें एयरवे रेजिस्टेंस आती, एयरवे रेजिस्टेंस इंक्लूड हो जाएगी, कंप्लायंस हो जाएगी, ठीक है, और भी पेशेंट के कोई भी पैथोलॉजी कुछ भी आ रही नॉर्मल, जो भी रेजिस्टेंस आ रहा है वो सब इसी में हो जाता है, या पीक एयरवे प्रेशर यहाँ तक गया। अब इसके बाद जो पैसिव एक्सपिरेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो ये निकलता निकलता 0 पर पहुँचा, तो ये हो गया पीक इंस्पिरेटरी प्रेशर हो गया। अब इसकी जो मिड लाइन जो टच करती है ना, यहाँ से जब अपने निकालेंगे स्ट्रेट लाइन, तो वो क्या बताती है? वो क्या होती है? वो हो गई प्लेटिव प्रेशर, पीपी मतलब प्लेटिव प्रेशर। और इसका जो मिड जो लाइन टच करती है वो होगी एल्यूलर प्रेशर है, और ये ट्रांसवर्स एयरवे प्रेशर है, मतलब ओपनिंग प्रेशर है लंग्स में। जैसे इंस्पिरेशन को अपने ये जो प्रेशर इसमें लगेगा इसको अपने PAO, बड़ा कंफ्यूजिंग से नाम लिखे हैं, ट्रांस एयरवे प्रेशर है। ये जो मिड लाइन जो कनेक्ट करती है, जिसको अपने ये जो इसका प्रेशर है ना, एल्यूलर प्रेशर और ओपनिंग प्रेशर, मतलब जो खोलने में जितना प्रेशर लगेगा लंग्स को, मतलब इन्फ्लेट होने में, और एल्यूलर प्रेशर जो मीन है तो उसको बोलेंगे ट्रांस एयरवे प्रेशर बोलेंगे। तो ये एक टर्मिनोलॉजी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसमें अलग अलग नाम से आपको कंफ्यूज करने के लिए, पर आपको कंफ्यूज होने का कोई मतलब नहीं है। आपको बस ये ग्राफ ये बताना है कि ये ओपनिंग प्रेशर मतलब लंग्स को इन्फ्लेट करने के लिए आपको जितना प्रेशर चाहिएगा ना, तो ये उतना प्रेशर ये दे देगी, तो ये ओपनिंग प्रेशर है। और ये एल्यूलर प्रेशर इसके मिड लाइन जो कनेक्ट करेगी यहाँ पर, वो प्लेटिव प्रेशर हो जाएगा। टाइडल वॉल्यूम जितनी आ रही है। अब अपने ये तो नॉर्मल ग्राफ मैंने आपको 5th ग्राफ बताया है, तो अगले ग्राफ में अपने बात करेंगे। अब इनके कुछ कुछ पैथोलॉजीज इनसे एसोसिएटेड होती है, वो अपने को पता होनी चाहिए। एक तो पैथोलॉजीज है, मान लो आपने पैथोलॉजी आप देखोगे लंग्स की, ये आप मैंने 3 ग्राफ बना रखे हैं। ये 3 ग्राफ एक साथ तो आपको नहीं दिखेंगे वेंटिलेटर पर आपको एक बात ध्यान रखना कि लंग्स की पैथोलॉजी ये बता रहा है, क्या बता रहा है कि अगर ये राइट साइड में शिफ्ट होगा ग्राफ, राइट साइड में आप इसको कंफ्यूज मत होना इस ग्राफ से, राइट साइड में शिफ्ट होगा। मान लो आपको ये एक मैं देता हूँ कि एक चीज़ ये बात ध्यान रखना, अगर वॉल्यूम कंट्रोल मोड होगा ना, तो टाइडल वॉल्यूम तो क्योंकि आपने डिसाइड कर रखी है तो उतनी तो टाइडल वॉल्यूम देनी पड़ेगी। उतनी टाइडल वॉल्यूम मान लो आपने 450 दे रखी है, 450 टाइडल वॉल्यूम सेट कर रखी, तो 450 तो जाएगी, चाहे कैसे भी कंप्लायंस हो, चाहे कितना भी प्रेशर लगे। एक ये ग्राफ है, इसका यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, एक ये आ रहा है और एक यहाँ तक आ रहा है। तो अब इसमें क्या देखोगे, सबसे गुड कंप्लायंस इसके इतने कम प्रेशर में अपना पूरी टाइडल वॉल्यूम अचीव हो गई ना, ये इसका मतलब जो राइट साइड में शिफ्ट होगा इसकी होगी पुअर कंप्लायंट, जो राइट साइड में पुअर कंप्लायंट।
और इसके कम टाइडल वॉल्यूम आ रही है तो इसके हाई कंप्लायंस लंग है। हाई कंप्लायंस लंग मतलब टाइडल वॉल्यूम कम देर ज़्यादा डिलीवर हो रही है। एग्जाम्पल क्या होगा, एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा में तो कर्व अगर आपने मान लो आपने टाइडल वॉल्यूम सेट करिए 450 और प्रेशर आपके 15 में इतनी टाइडल वॉल्यूम अचीव हो रही थी उस पेशेंट में, लेकिन कुछ टाइम बाद में आप देखते हो नॉर्मल में तो आपके हो जा रही थी 450 प्रेशर की, लेकिन आप कुछ टाइम बाद में देखते हो उसी 450 अचीव करने के लिए ज़्यादा प्रेशर की जरूरत पड़ रही है। तो मतलब यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर देना पड़ा तब ये टाइडल वॉल्यूम अचीव हुई। इसका मतलब कर्व राइट साइड में जाने लग जाए। आप पेशेंट इंटूबेटेड है या वेंटिलेटर पर सेट कर रहे हो, टाइडल वॉल्यूम 400 450 आ रही है, मान लो 15 एक प्रेशर पर आ रही है, आपको ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ रहा, लेकिन अब जैसे जैसे अब 1-2 दिन ज़्यादा टाइम निकलता है तो कंप्लेंट्स कम होने लग जाती है, तो उसका पीक प्रेशर एयरवे प्रेशर सब ज़्यादा आने लग जाते हैं। तो आप ये सेट करो कि कर्व राइट साइड में शिफ्ट होगा, राइट साइड शिफ्ट होगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, राइट साइड शिफ्ट होगा पुअर कंप्लेंट्स लंग में, ये तो होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये राइट साइड शिफ्ट होगा वॉल्यूम कंट्रोल मोड में, इस बात का सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। अब ये आपने सेटिंग कर रखी हो प्रेशर कंट्रोल मोड। प्रेशर कंट्रोल मोड में क्या होगा, उसके ग्राफ छोटे होने लग जाएंगे। क्यों छोटे होने लग जाएंगे, इसमें क्या रहेगा कि आपने एयरवे ऊपर वॉल्यूम कंट्रोल, ये समझने की बात है। आप वॉल्यूम कंट्रोल मोड में वॉल्यूम तो चाहे आपको कैसा भी हो, पैथोलॉजी हो उसकी, उतनी 400 को तो 400 दे गई पेशेंट को ना, क्योंकि आपने सेट कर रखा है, मशीन को बोला हुआ है उसके लंग्स की वो पैथोलॉजी होगी, प्रेशर नहीं चेक करेगा, तो इसीलिए अपने प्रेशर अलग अलग ग्राफ लेफ्ट राइट जाएंगे। जो सेंटर में तो नॉर्मल था, लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा तो हाई कंप्लेंट, राइट में लो कंप्लेंट। अब देखोगे हाइट डिफरेंस होगा। अगर पहले आपको नॉर्मल हाइट आती थी और अब आप शॉर्ट हाइट आने लग गई है, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये प्रेशर कंट्रोल मोड में है और आपको टाइडल वॉल्यूम कम देगा। मान लो कि लंग्स की पैथोलॉजी गड़बड़ है, तो आप पहले जो प्रेशर प्रीसेट प्रेशर ये था, नॉर्मल आपने सेट कर रखा था, पीक एयरवे प्रेशर था आपने ये सेट किया हुआ था, लेकिन उसके कंप्लायंस कम हो गई ना, तो कम हो गई तो मतलब बहुत जल्दी उसका प्रेशर वो आ गया, तो इतना प्रेशर आपने सेट कर रखा था, मैक्सिमम प्रेशर अभी 15 इतना ही आ गया, लेकिन इतने में तो टाइडल वॉल्यूम इतनी जनरेट होगी ना। ठीक है, आई बात समझ में। इसमें हाइट डिफरेंस होगा, हाइट बड़ी से छोटी हो जाएगी ग्राफ की। पहले हाइट इतनी आती थी, मतलब आपको लंग्स की कोई ना कोई गड़बड़ी होगी पेशेंट की, आपने प्रेशर सेट करा कि भाई हम 15 से ज़्यादा प्रेशर देंगे नहीं, तो लेकिन कोई भी मान लो कोई सिक्रीशन हो गया, ट्यूब किंकिंग हो गई या कोई ARDS हो गया, तो बहुत जल्दी उसमें प्रेशर इतना जल्दी आ गया, तो उतने जल्दी में बस इतनी टाइडल वॉल्यूम आएगी उसके। आई मेरी बात समझ में, टाइडल वॉल्यूम में कम होगी। प्रेशर अगर आपको इतना ही आपने प्रेशर सेट कर रखा है, ऊपर वाले में आपने टाइडल वॉल्यूम सेट कर रखी थी, टाइडल वॉल्यूम सेट 400 तो देनी है, अब 400 देने में कितना प्रेशर आ सकता है, तो आगे पीछे हो रहे थे ग्राफ। अब आपने सेट कर रखा है प्रेशर इतना ही देना है, तो इसमें हाइट सॉरी प्रेशर आपको इतना ही देना है, प्रेशर देना है आपको जो फिक्स प्रीसेट प्रेशर ही देना है, तो उसमें अगर आपको कम प्रेशर जल्दी आ गया तो आपको टाइडल वॉल्यूम इतनी ही देगी। ठीक है, आई इस बात को समझ में। जो प्रेशर कंट्रोल मोड पर जो ग्राफ होगा वॉल्यूम प्रेशर का ग्राफ, उसकी हाइट छोटी हो जाएगी, लेफ्ट राइट वॉल्यूम कंट्रोल में होगी, हाइट डिफरेंस होगा। ये आपको आया कोई बात समझ में। एक और इंपॉर्टेंट मैं बात बताता हूँ, एक और ग्राफ है, अपने चलते जा रहे ग्राफ, ये प्रेशर कंट्रोल, आप पॉज करके वापस को सुन लेना। हाइट डिफरेंस जो आगे ग्राफ में वो प्रेशर कंट्रोल मोड पर होगा। अब एक बात देख रहे हो, बीकिंग इफेक्ट, मतलब एक बीक जैसा बनने लग जाता है। ये क्या होता है, नो प्रेशर तो इंक्रीज होता रहता है लेकिन नो चेंज इन टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। तो जैसे मान लो आपका प्रेशर बढ़ता जा रहा है, ये ऐसे होता है और ये ऐसे हो रहा है, बीकिंग ना पक्षी की चोंच की तरह, उसमें टाइडल वॉल्यूम तो उसकी कुछ नहीं बढ़ रही है लेकिन प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो ये क्या हो गया, नॉन कंप्लायंस लंग है, मतलब उसका कोई मतलब नहीं होता देने का। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि भाई बीकिंग नहीं हो रहा। अगर कहीं भी ग्राफ में आपकी बीकिंग दिख रही है, इसका मतलब वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आपको टाइडल वॉल्यूम कम करनी पड़ेगी, आपको इंस्पिरेटरी, आपको सारे पैरामीटर्स वापस चेक करने पड़ेंगे। पेशेंट के टाइडल वॉल्यूम कम करो, प्रेशर सेट करो, प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं जा रहा है तो ना कोई वॉल्यूम विल्ली जो बोल रहे वॉल्यूम वेंटिलेटर इंड्यूस लंग इंजरी वैसे नहीं हो जाए। तो बीकिंग आप देखोगे एक बहुत बड़ी पैथोलॉजी आपके दिखती है, 2-3 दिन से ज़्यादा पेशेंट एडमिट हो जाते हैं तो नॉन कंप्लेंस लंग है, तो उसकी सेटिंग करनी पड़ेगी आपको। तो आज मैं पैथोलॉजी आपको बता रहा हूँ, उनका ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत बता रहा हूँ, अगले एक वीडियो में अपना ट्रीटमेंट बताऊँगा। तो बीकिंग इफेक्ट आएगा। बीकिंग अगर वॉल्यूम प्रेशर ग्राफ में हो रही है तो इसका मतलब देयर इज अ नो टाइडल वॉल्यूम इन स्पाइट ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपके 3 ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो पहले तो मैंने जो ग्राफ बताए वो नॉर्मल ग्राफ थे और अब मैं इनको ये इफेक्ट वाला बता, अब लास्ट के 2-3 ग्राफ मैं आपको बताऊंगा वो इसके वो, हाँ जैसे ये नॉर्मल, एक और बताता हूँ, हाँ एक और पैथोलॉजी, जैसे ये नॉर्मल ग्राफ है और किसी वजह से पेशेंट की एयरवे रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। एयरवे रेजिस्टेंस इंक्रीज मतलब तो कोई मतलब अंदर डालने पेशेंट के रेजिस्टिव डिसऑर्डर हो गया, तो अंदर गैस ही भरने में बहुत दिक्कत आ रही है ना, तो उसमें बहुत टाइम लग रहा है, तो ये स्ट्रेच हो जाएगी, इंस्पिरेशन वाला पार्ट स्ट्रेच हो जाएगा।
ठीक है। इंक्रीज फ्लो रजिस्टिव वर्क ड्यूरिंग वॉल्यूम टारगेट वेंटिलेशन, तो ये ग्राफ बढ़ जाएगा। इंस्पिरेशन वाला ग्राफ ज़्यादा नॉर्मल आ रहा था, ये ज़्यादा बड़ा होने लग जाए। नॉर्मली तो ऐसा होता है, एक्सप्रेशन तो भी निकालना है उसके बाद, है ना। तो जैसे ARDS वाले में उसको भरने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत रेजिस्टिव होता है, तो ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा। निकलने में तो आराम से निकल जाएगा, समझ रहे हो। रेजिस्टिव वर्क दिक्कत हो जाएगी ना, रेस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर्स में इस तरह का ग्राफ बनता है। एक और आपको ग्राफ बताता हूँ। ग्राफ ये है, मैंने ज़्यादा इस मार्किंग नहीं की, वही है वॉल्यूम और प्रेशर है। तो इसमें क्या गया, ये इंस्पिरेशन गया, लेकिन आकर के ये टच नहीं गया जीरो पर, है ना, बेस लाइन पर टच नहीं किया। तो इसका क्या मतलब हुआ, पेशेंट में कहीं सर्किट में लीक है, आपकी सर्किट लीक होने लग गई है, और कोई भी पैथोलॉजी है, मतलब जीरो पर आना, जितना आपने दिया उतना आपको निकालना चाहिए। इसका मतलब पेशेंट की सर्किट में कहीं लीक है, सर्किट में लीक है या ट्यूब डिस्कनेक्ट हो गई है, इस तरह की, ये पूरा टच नहीं हो रहा है ना, टच नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपको ध्यान रखना कहीं से लीक हो रहा है, जीरो पर नहीं आ रहा। तो इस बारे में आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको ये जो आज 8 ग्राफ बताए हैं, देखिए जैसे ये सबसे पहले तो ये बता दें नॉर्मल ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लंग्स की कोई ना कोई अंदर प्रेशर होता है, सरफेस टेंशन होती है, लंग्स के टिश्यूज़ होते हैं अंदर, है ना, उस पर डिपेंड है। ये नॉर्मल बता दिए सिंपल, एक एक स्टेप बाय स्टेप मैंने इनको अपग्रेड किया है। फिर आपके ये स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग में ऐसा क्यों होता है, फिर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, मतलब इंस्पिरेशन में टाइडल वॉल्यूम कम होती है, जैसे एक्सपिरेशन स्टार्ट होता है टाइडल वॉल्यूम उसमें ज़्यादा होती है। फिर इसके आपको 5th ग्राफ में मैंने आपको इसकी मार्किंग जो कॉम्प्लिकेटेड से किताब में दे रखे हैं, जी घबराने लग जाते हैं उनको देख के। एक तो पीक इंस्पिरेटरी प्रेशर, प्लेट्यू प्रेशर कहाँ होता है, जो मैक्सिमम जो लाइन होती है उसको एलिवेटर प्रेशर बोलते हैं। अब जितना एयर ओपनिंग प्रेशर TPAO करके बोलते हैं। तो ये मैंने ग्राफ बताया, ठीक है। और ये 6th ग्राफ मैंने आपको टाइडल वॉल्यूम, ये वॉल्यूम कंट्रोल मोड का ये बताया है कि लेफ्ट राइट होगा तो वॉल्यूम कंट्रोल होगा, और हाइट ऊपर नीचे होगी तो प्रेशर कंट्रोल होगा। 8th ग्राफ में मैंने आपको बीकिंग इफेक्ट बता दिया, ठीक है। और 9th ग्राफ में मैंने एयरवे रेस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर में इंस्पिरेशन का पार्ट ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और 10th ग्राफ में मैंने आपको ये बता दिया कि जो ये अगर भी ये टच नहीं हो रहा है ना, ये होगी इंस्पिरेटरी टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। ये एक्सपिरेटरी हो रही है, इंस्पिरेटरी तो इतनी है, इसका मतलब कहीं लीक हो रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने ओवर सिंप्लीफाइड करके बता दिया, लेकिन आप एक बार ये 5-6 ये जो 10 ग्राफ मैंने बताए हैं, एक बार आप समझ, इस वीडियो को आप देख लोगे ना, उसके बाद आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना, जो मैंने बोला है आपको अच्छे से समझ में आएगा, इतनी उम्मीद है। आपको और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मेरे से आप कनेक्ट हो सकते हो। आई होप आपको ये सारे वीडियो समझ में आएंगे। मैंने ऐसा और भी वीडियोज़ बना रखे हैं, प्लीज़ उनको देखें और रिव्यू दें। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, अगर आपकी इच्छा हो तो करो, नहीं तो प्लीज़ स्टडी। थैंक यू।